सेकंड हेट्रोलिटिक, या हेट्रोलिसिस। अब लिखिए होमोलिटिक फिशन। बच्चों आप जरा ध्यान दो इधर, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? कोवेलेंट बॉन्ड, एक क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल, दूसरे क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेंगे। तो अगर इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बन जाए। इसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, है ना? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिए, जिस तरह से तुमने फॉर्म किया है, अगर उसी तरह से हम इनको ब्रेक कर दें, इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और इस क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को हाफ एरो से देखो, ठीक। अब बताओ, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अगर निकल जाएं तो फिर से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 हो जाएगा। 8 कहाँ होंगे? 7 ही तो होंगे। लेकिन बताओ ये आयनिक होंगे या न्यूट्रल होंगे? हाँ, तो दीज आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स। और इस तरह का जो इक्वल ब्रेकिंग, ठीक है ना, इस कॉल्ड एज होमोलिटिक फिशन। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह के फिशन में दोनों एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को लेके निकल जाएंगे और अनस्टेबल बट न्यूट्रल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होंगे, जिनको हम इंटरमीडिएट्स कहेंगे, एंड दे आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स, न्यूट्रल। तो नॉन आयनिक स्पीशीज 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट आर नेम्ड एज फ्री रेडिकल्स। दूसरी बात, जैसे आपने क्लोरीन में देखा, अगर आपको आयंस नहीं बनाने हैं तो ऐसे फिशन आप ध्यान दीजिएगा पोलर सॉल्वेंट में नहीं कैरी आउट किए जाएंगे, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट आयनाइजेशन को इंक्रीज करेगा। तो ऐसे फिशन नॉन पोलर या लेस पोलर सॉल्वेंट में कैरी आउट होंगे, जैसे CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, डाइक्लोरोमीथेन, बेंजीन, ठीक है ना। तो इस तरह के सॉल्वेंट या ईथरलेस पोलर होगा, इस तरह के सॉल्वेंट। दूसरा पॉइंट, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है दोनों एटम या कम है तो इस तरह के फिशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो if the difference of electronegativity of the atoms is 0 or least, then rate of homolytic fission is higher. दो आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो या बराबर 0 हो, ठीक है ना। सिमिलर आइटम हो तो होमोलिटिक फिशन के चांसेस मैक्सिमम हो। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, होमोलिटिक फिशन कंडीशनल होती है। होमोलिसिस अपने आप नहीं होगी, रेयर रिएक्शंस हैं, मैं बात बताएंगे आपको। अदरवाइज होमोलिटिक फिशन विल बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, UV लाइट, सनलाइट, एज वेल एज हाई एनर्जी, जैसे आप क्रैकिंग पढ़ते हो, ठीक, आइसोमेराइजेशन, एल्केन या कोई कैटेलिस्ट जैसे पेरोक्साइड, एजो कंपाउंड, इनकी प्रेजेंस में ही होगा, ऐसे होगा ही नहीं। देख लीजिए।
इन दिस टाइप, जल्दी लिखो, हाफ एरो दिखाइएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन की मैकेनिज्म को हाफ एरो, ठीक है ना, हाफ एरो। ये इलेक्ट्रॉनों का डिसोसिएशन ही तो मेन है, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग ही तो मेन है। ठीक, लिखो जल्दी लिखो। और होमोलिटिक फिशन में जो इंटरमीडिएट बनेगा दैट इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स। न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, वन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, अभी लिखवा देंगे। देखो, इन दिस टाइप ऑफ फिशन, in this type of fission the atom in this type of fission the atom which is the atom in both the atom, ऐसे लिखो, in this type of fission both the atom can takes its own shared electron, can take its own shared electron and changes into unstable but neutral intermediates called as free radicals. Unstable but neutral intermediate called as free radicals. This fission is carried out in non-polar solvent. This fission is carried out in non-polar solvent. Non-polar solvent. And this is highly affected by light, catalyst and energy. Light, catalyst and energy. If the difference of electronegativity between the atoms joined with a covalent bond, difference of electronegativity between the atoms joined with a covalent bond will be smaller then rate of homolytic fission will be higher. Then rate of homolytic fission will be higher. तो बच्चों, पहला इंटरमीडिएट हम पढ़ाने जा रहे हैं। हेडिंग डालिए फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स अब देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में ही है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मिथाइल फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन रेडिकल को छोड़ करके सभी रेडिकल्स में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 7 इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन। और ये बेटा प्रैक्टिकली डिरेक्ट किए गए ड्यू टू पैरामैग्नेटिज्म।
दे आर पैरामैग्नेटिक। ठीक, लिखो दीज आर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो हमारा कार्बन से ज़्यादा मतलब है, लेकिन रेडिकल कोई भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। दीज आर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज generated in homolytic fission, generated in homolytic fission, having 7 electron in the valence shell, 7 electron in the valence shell, having 7 electron in the valence shell। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एक्सेप्ट H रेडिकल, जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन दीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक इन नेचर, these are chemically very reactive and short living, chemically very reactive and short living। These are chemically very reactive and short living। In organic free radical, in organic free radicals, carbon is sp2 hybridized, having trigonal planar geometry, carbon is sp2 hybridized, having trigonal planar geometry। ये बना लीजिए इसमें sp2 मूलक एक इलेक्ट्रॉन भी दिखाना है, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन पैरामैग्नेटिक, वेरी रिएक्टिव, शॉर्ट लिविंग। बच्चों एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होता है ब्रिज हेड कार्बन पे, तो ये चूंकि ब्रिज हेड रिंग है तो यहाँ प्लेनरिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, अदरवाइज रिंग बिकम ब्रोकन। तो प्लेनरिटी मेंटेन ना हो पाने के कारण ये sp3 पिरामिडल एंड हाईली अनफेवरेबल मीन्स अनस्टेबल, क्योंकि प्लेनरिटी मेंटेन नहीं हो पाता ड्यू टू स्ट्रेन। प्लेनरिटी कैन नॉट बी मेंटेन। यहाँ 120 डिग्री कैसे आ सकता है, अब बताइए, बॉन्ड फ्लेक्सिबल तो है नहीं, इसलिए तो ये बात आप लिख लीजिए। कभी कभी ऐसे दे देते हैं तो ये हाईली अनस्टेबल भी होगा। ठीक, भाई गेट से निकल रहे हो, तुमसे कहा जाए खिड़की से निकलिए, कैसे निकल रहे हो, क्योंकि आपकी प्लेनरिटी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, प्लेनरिटी डिस्टर्ब होगी। तो अगर ब्रिज हेड कार्बन होगा तो वो sp3 हो जाता। कहने का मतलब ये वाला जो ऑर्बिटल है ये भी हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा, यहाँ नहीं लेता। तो ब्रिज हेड कार्बन अपने आप में लिख लेना sp3 कि अगर रेडिकल ब्रिज हेड कार्बन पे हो, ठीक,
तो वो sp3 होगा। यहाँ पे फिर रेडिकल बनना बहुत मुश्किल होगा, अनस्टेबल। देखो कंडीशन फॉर फ्री रेडिकल जनरेशन, कंडीशन फॉर फ्री रेडिकल जनरेशन फ्री रेडिकल कंडीशनल होते हैं बेटा, अपने आप नहीं होते। बहुत रेयर रिएक्शन है जिसमें फ्री रेडिकल बनता हो और सनलाइट, यूवी लाइट या कैटलिस्ट न लिया गया, वो भी रिएक्शन है। ठीक, पहली कंडीशन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट एंड सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, सनलाइट, ये सिंपल दिए रहेंगे। तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आता है 4 रिएक्शन देती गई, कुछ इज द एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो ये जो कंडीशन लिखवा रहे हैं इनमें से कोई कोई कंडीशन जरूर होगी। ठीक, ये क्या है बताइए? एच न्यू, एच क्या है? एच हाइट नहीं है, ये जो सोच रहे हो कि हाइट है, फ्लाइंग कांस्टेंट। इतना देर लगा बोलने? नहीं वो क्या क्या नहीं। अच्छा तुम ये कहो कि सब लोगों ने आंसर दिया, हम बोला क्यों मरे? तुम तो अपना पेपर दे रहे हो ना। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है सिंबल की। एक पेज नंबर बताएंगे, क्या बुक है? 11 फर्स्ट पार्ट। मदारी की तरह सांपों को बैग में ही रखोगे, निकालोगे किताब? ये ट्विटर का इतना बड़ा बैग जो लिए हो, इसमें क्या नार्कोटिक्स वगैरह रखने के लिए? ये हम क्वेश्चन दे रहे हैं ना, इसमें पढ़ोगे फर्स्ट बेटा 11 का सेकंड पार्ट है, ऑर्गेनिक तो सेकंड पार्ट में है या फर्स्ट पार्ट में है? नहीं, इसमें भी हमको कुछ डाउट लग रहा है कि फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पार्ट में है, 11th के भी सेकंड पार्ट में, 12th के भी। हम एक इसमें पेज बताएंगे, इसका हिसाब हम आगे करेंगे तुमको पढ़ने के लिए। नहीं तो आप कहोगे नहीं बिना पढ़े सर ने हमको झापड़ मार दिया। तो पहले तुम पढ़ोगे, फिर ये कभी हमारे धारावाहिक में कभी आएगा ये, तो हम फिर पूछेंगे तुमसे, अभी नहीं पूछेंगे, अभी तुमको पढ़ने के लिए नहीं। हम कुछ और बताना चाह रहे हैं, आप बोलो। टेस्ट में पूरा जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है ये। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना पूछे क्या पूछे बताइए, तुम ही बता दो क्या पूछे। नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी राजधानी पूछे कि हांगकांग की राजधानी क्या है, ये पूछे। केमिस्ट्री तो पूछेंगे जब केमिस्ट्री का पेपर है। बेटा हाइड्रोकार्बन में आओ तो हाइड्रोकार्बन में सुनिए जरा, काम की बात करो। हाइड्रोकार्बन में पेज नंबर 372 और 73, 372 और 73 ये पेजेस बिल्कुल नए नए दिख रहे हैं, मतलब कभी पढ़े नहीं हैं। 372 हमने बच्चों को देखा है, सब बच्चे जो है अंडरलाइन कर 372 अब्दुल्ला कभी पढ़ा नहीं है इनको। चलिए 372 पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइड्रोजनेशन यही है, एल्केन का हाइड्रोजनेशन, एल्केन का हाइड्रोजनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में। दोनों पेज में पूरी मैकेनिज्म सब कुछ दिया गया है। ठीक, तो आप पढ़िएगा और आगे हम क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, और फिर जवाब देना होगा, फिर हम हिसाब करेंगे अगर जो है नहीं बता पाए।
आप पूरा पढ़िएगा भाई, नर्सरी की किताब है, उसमें मीथेन का हेलोजिनेशन दिया गया। ठीक, हम तो प्रोपेन का हेलोजिनेशन और बड़े बड़े मॉलिक्यूल लेंगे, लेकिन आप मीथेन का हेलोजिनेशन पूरा 2 पेज में दिया गया है। इसमें क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे यहाँ, तो हम जो है इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, अभी देखिए आगे हम, तो पहला बेटा ये कंडीशन है, जहाँ कहीं सनलाइट लिखा हो, जहाँ कहीं यूवी लाइट लिखा हो, समझ जाइए फ्री रेडिकल रिएक्शन। जैसे एल्केन का हेलोजिनेशन आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक, और हम इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। अंकुर हाथी मजाक नहीं बेटा, देखो जितना कह रहे उतना करो। अगर तुम्हें भाई देखिए, तुम्हें 700 नंबर लाने हैं, केमिस्ट्री में 180 लाने हैं, बाकी सब में 0 लो, हमसे नहीं मतलब। केमिस्ट्री में अगर 180 लाने हैं, देखिए 170 80 लाने हैं, तभी बात बनेगी, समझे। अगर सिलेक्शन डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हारा टारगेट ये हो, ठीक है ना। 180 70 के बीच में नंबर आओ, समझे। तो उसके लिए तुम्हें हर तरीके से तैयार रहना होगा। तो हमने तुमको काम दे दिया, हम इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, आप पढ़िए। हम आगे एल्केन का हेलोजिनेशन कराएंगे, हम उसमें पूछेंगे। सेकंड लिखिए, प्रेजेंस ऑफ इनिशिएटर्स, प्रेजेंस ऑफ इनिशिएटर्स, फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स। तो प्रेजेंस ऑफ इनिशिएटर लाइक, बेटा इनिशिएटर हमने तो बहुत पढ़े हैं, पर कम से कम तुम पेरोक्साइड एंड एजो कंपाउंड, लाइक पेरोक्साइड एंड एजो कंपाउंड, इनको एजो कंपाउंड कहते हैं। ये 2 सबसे बेस्ट, अब यहाँ RR लगा दीजिए, ये 2 सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट फ्री रेडिकल इनिशिएटर माने जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, पॉलीमर में भी एडिशन रिएक्शन जो है, फ्री रेडिकल एडिशन में ये कैटलिस्ट लिए जाते हैं, खासकर पेरोक्साइड में ये सबसे बेस्ट होता है। बेटा H2O2 नहीं, H2O2 लिख देते हैं, वो नर्सरी के टीचर लिख देते हैं, गलत है। H2O2 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसलिए उसको नहीं लिया जाता। ठीक, लेकिन अब लिख देते हैं लोग। ये सबसे बेस्ट होता है फ्री रेडिकल इनिशिएटर, बेंजोइक पेरोक्साइड, बेंजोइक पेरोक्साइड। तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, वैसे कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लिया जाए तो आपको रेडिकल बनाना है। और AIBN, एजो आइसो ब्यूटाइरो नाइट्राइल, एजो आइसो ब्यूटाइरो नाइट्राइल, कोई भी हो, एजो आइसो ब्यूटाइरो नाइट्राइल, चेक कर लेना भाई तो उसका स्ट्रक्चर। AIBN, IBN नहीं, AIBN, IBN 7 का समझ लीजिएगा। वैसे पेरोक्साइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे कोर्स में। ठीक, एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड ज़्यादातर डाइज वगैरह में मिलते हैं। तो डाइज, जितनी भी डाइज होती हैं, दे आर गुड फ्री रेडिकल इनिशिएटर। एजो आइसो ब्यूटाइरो नाइट्राइल, ऐसी कोई रिएक्शन बताइए जिसमें पेरोक्साइड लिया गया हो, और सबसे फेमस रिएक्शन है। देख रहे हो कोमा में चले गए ना भाई, हाँ, एंटी मार्कोनी का एडिशन इसी बुक में है, उसको भी पढ़ोगे। हाँ, फर्स्ट ईयर एल्कीन में है एंटी मार्कोनी का एडिशन, पढ़िएगा। तो जब हम एल्कीन पढ़ाएंगे तो उससे पूछेंगे। तीसरा देखो, थर्ड कंडीशन, अब ढूंढ लीजिएगा एल्कीन में, है ना। एल्कीन में है एंटी मार्कोनी का एडिशन,
ठीक, वैसे बहुत सारी रिएक्शन, फेल्टन्स रिएजेंट जिसमें Fe+2 और पेरोक्साइड होता है, ऐसे बहुत सारे हैं जो, पर तुम्हारे कोर्स में जो है पहले उसको तैयार करो। ठीक, तीसरा लिखो, नॉर्मली रिएक्शंस कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ मेटल एंड मेटल आयन। नॉर्मली रिएक्शंस कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ मेटल एंड मेटल आयन। तो बहुत फेमस, नर्सरीज पढ़ते चले आ गए हो। वुड रिएक्शन जो है, सोडियम मेटल लेते हैं, नहीं लेते, फ्रैंकलैंड जिंक लेते हैं, अल्यूमिनियम कॉपर लेते, ऐसे ये सब रिएक्शंस बेटा फ्री रेडिकल, लेकिन नॉर्मली है, मतलब इसमें एक आध आयनिक भी है जिनमें आयनिक इंटरमीडिएट जनरेट हुए, तो आप ब्रेकर में लिख दीजिएगा वुड रिएक्शन। ठीक, रिपीट नहीं करेंगे, आगे बढ़ो। रिपीट नहीं, हम रिपीट कभी नहीं करते। नॉर्मली तुम पहली बार हो तो नॉर्मली रिएक्शंस कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ मेटल और मेटल आयन। रिपीट करने का तो सोचना नहीं। ठीक, इतना टाइम नहीं तुम्हारे पास, नहीं धीरे नहीं, वुड रिएक्शन लिखो। अगला पॉइंट लिखो, रिएक्शंस कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नालायक अंकुर, ये बताओ तुम कि इलेक्ट्रोलिसिस कोई रिएक्शन जो तुमको पता हो, बताओ जरा। नॉर्मली रिएक्शंस कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बताइए जरा रिएक्शन। सोडियम एमल्गम इलेक्ट्रोलिसिस तो 5550। ऑर्गेनिक में बताओ। हाँ, देख रहे हो, अब गोबर भरा हुआ है, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। आप देखिए उसकी कोलवेज, ब्रैकेट में लिखो, उसकी मैकेनिज्म में आएंगे। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, वैसे बेटा कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस हो, नॉर्मली रिएक्शंस कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ, लिखिए रिएक्शंस कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस NaCl का भी हो तो भी बेटा इंटरमीडिएट, अब वहाँ हम लोग लिखते नहीं इंटरमीडिएट, लेकिन इंटरमीडिएट रेडिकल ही बनते हैं, समझे। हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस में इंटरमीडिएट रेडिकल ही बनते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट लिखो। अगला लिखो, नॉर्मली रिएक्शंस कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ हाई एनर्जी। नॉर्मली रिएक्शंस कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ हाई एनर्जी। कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ हाई एनर्जी। ठीक, अब जैसे देखो भी 12th की पहले ही चैप्टर में ये रिएक्शन दी गई, ऐसे दिया गया। अब देखिए Br2 दे दिया और यहाँ सनलाइट दे दिया, या यहाँ हम 800 डिग्री दे दें टेम्परेचर, या 600 डिग्री दे दें, तो बेटा 8। अब अगर ये नहीं दिया जाता तो हम डबल बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन में करते हो। नॉर्मल रिएक्शन यही तो है, ब्रोमिनेशन तो एल्कीन का होता है, लेकिन तुमने सनलाइट दे दिया और या 600 मोर देन 400 टेम्परेचर दिया है, तो ब्रोमिनेशन 400 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब वो है, फिर डबल बॉन्ड पे ऐड नहीं करोगे, फ्री रेडिकल एडिशन, समझे। तो ये बात ध्यान रखना, पहले तो ये पहचानना है तुमको। जैसे यही क्वेश्चन दिया गया तुम्हारे एल्किल लाइट में, जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसमें ये दिया गया है कि आप प्रोडक्ट लिखो, तो पहले तो तुमको ये समझाना है कि जब यहाँ सनलाइट और या टेम्परेचर दिया है तो आप समझ जाइए फ्री रेडिकल रिएक्शन, समझे। पहले ये चीजें बिल्डअप हो दिमाग में, वो इसी चैप्टर से बिल्डअप होंगी। तो हम प्रोडक्ट अभी नहीं पूछेंगे। तो ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम तुमको बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान रखिएगा सब लोग। देखिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने तुमको बताया कि 99% रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू ही होती है, डायरेक्ट नहीं होती। 1% में रिएक्शन ऐसी होती है जो डायरेक्ट होती है। ठीक, एक आध रिएक्शन तुमको 12th में मिलेगी, अदरवाइज हायर क्लास में पढ़ाई जाती पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो बिना इंटरमीडिएट की होती है। ठीक, SN2 आप पढ़ोगे इंटर में, तो आप देखिए, लेकिन जो जरूरी बात है वो समझ लीजिए। कोई भी बॉन्ड हो, अब जैसे हम यहाँ रेडिकल पढ़ा रहे हैं तो रेडिकल की बात आप ध्यान दीजिए, कोई भी बॉन्ड ब्रेक होना है अगर, भाई पहला स्टेप यही होगा बॉन्ड ब्रेकिंग। तो बेटा हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया हमने सनलाइट लिया,
भले हम वो रिवर्सिबल लिखें चाहे न लिखें, पर पहला स्टेप हमेशा रिवर्सिबल, क्योंकि आप इंटरमीडिएट बनाने जाते हो, इंटरमीडिएट और अनस्टेबल। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया हमने सनलाइट लिया, अब ये होमोलिटिक फिशन हुआ, हेट्रोलिटिक होगा, जो भी होगा, रेडिकल बन सकता है, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, कार्बिन, जो भी इंटरमीडिएट बने। लेकिन जैसे हमने फ्री रेडिकल बनाया, तो मेरे बच्चों आप पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर ये इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, भाई इंटरमीडिएट सभी अनस्टेबल होते हैं, उन अनस्टेबल इंटरमीडिएट में जो स्टेबल होंगे वही रिएक्शन को कैरी करेंगे, नहीं तो ये रिवर्स रिएक्शन होती। हम लिखें चाहे ना लिखें, इंटरमीडिएट का फॉर्म अगर ये अनस्टेबल हुआ तो बैक हो जाएगा। नंबर 1, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट इजियर विल बी द बॉन्ड ब्रेकिंग। तुम्हारे यहाँ इस तरह के भी क्वेश्चन, जैसे अभी हमने अब आपसे कहा था कि सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सा बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा। देखिए 2 बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है। तो आपको ये देखना है कि सनलाइट की प्रेजेंस में इंटरमीडिएट बनेंगे, रेडिकल बनेंगे, कौन सा रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, समझे। अब वो आगे की बात है, लेकिन तुमको यही देखना है। तो मोर स्टेबल या कार्बोनियम आयन है, तो कौन सा कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट इजियर विल बी इट्स फॉर्मेशन, नंबर 1। दूसरी बात सुनो, लेस एनर्जी नीडेड टू ब्रेक दैट बॉन्ड व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। उस बॉन्ड को ब्रेक करने में कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक, ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने में कम एनर्जी खर्च होगी जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट में चेंज हो रहा होगा। क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में बेटा ऐसी बहुत कम रिएक्शन है जिसमें एक ही इंटरमीडिएट बने। मोर देन वन इंटरमीडिएट विल फॉर्म इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शन, बट those intermediate which is more stable, ठीक, that will carry out the reaction। तीसरा पॉइंट, अब जब अगर मान लिया एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट बनने लगे तो कई प्रोडक्ट बनेंगे, तो तुम्हें मैक्सिमम प्रोडक्ट लिखना होगा। तो ऑलवेज मैक्सिमम प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड विद मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। तो ये चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे कार्बोनियम आयन हो, चाहे कार्बन आयन हो, या कोई और इंटरमीडिएट हो, 3 तो मेन है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इज द मेन इशू, ठीक है ना, फॉर द मैकेनिज्म ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ये इसलिए स्टेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझे। जितने ज़्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतने ज़्यादा प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग बनेगा। मैक्सिमम प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू ही बनेगा, ये ध्यान रखिए। बहुत सारी सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, कई इंटरमीडिएट होते हैं, कई प्रोडक्ट बनते हैं, तो तुमसे पूछा जाता है व्हिच इज द मैक्सिमम प्रोडक्ट। तो आपको इंटरमीडिएट देखना है किसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल, ठीक। और कभी कभी सिंगल प्रोडक्ट लिखा जाता है तो आपको मैक्सिमम ही लिखोगे ना। तो ये बात सभी इंटरमीडिएट के लिए हम लिखवाने जा रहे हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा, लिखो। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, more stable intermediate, easier will be its formation. More stable intermediate, easier will be its formation. Full stop. Less energy needed. कभी कभी तुम्हारे यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 रिएक्शन दे दी गई, रिवर्सिबिलिटी का सिंबल नहीं बना, which is spontaneous, more spontaneous, more feasible, कुछ रिएक्शन will more take place in forward direction, इसका मतलब है स्टेबल इंटरमीडिएट, ठीक। तो लिख लिया, less energy needed to break that bond which is converted into more stable intermediate, less energy needed to break that bond which is converted into more stable intermediate, which is converted into more stable intermediate। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों 18 क्वेश्चन आते हैं, 17-18 क्वेश्चन अगर पूरा ढंग से जो लोग रेगुलर रहिए सबसे पहले, तो आप ध्यान दीजिएगा। 18 क्वेश्चन 5-6 मिनट लगेंगे करने में,
और सही होने की प्रोबेबिलिटी 100% है, 100% से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, तो 100%, ठीक है, नॉट 99%, ये है तो स्कोरिंग है। और सबसे मुश्किल जो है ऑर्गेनिक के ही सवाल होते हैं, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए तुम्हारे यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल हाँ बहुत ही आसान और केजी नर्सरी के आ रहे हैं। वो गलत इसलिए होते हैं कि तुम्हारे दिमाग में फोबिया जनरेट, तो वो हम फिजिकल जब पढ़ाएंगे ना, तो हम वहाँ से लेके यहाँ तक पहले क्वेश्चन भरेंगे और फिर हम वहाँ खड़े होंगे। इधर गलत होगा तो लेफ्ट हैंड मार देंगे, ठीक है, और इधर गलत होगा तो राइट, दोनों हाथ चलेंगे हमारे, दोनों हाथ से लिखेंगे, ठीक है ना। तो वो जब हम क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेशन का जो एक भय होता है वो खत्म होगा। हम जानबूझ के अंडर रूट और क्यूब रूट के सवाल देंगे, क्यूब रूट निकलवाएंगे, तब अपने आप ही जहाँ 25-30 सवाल लगाओगे तुम जान जाओगे कि सर तो हमको मार डालेंगे, तो अपने आप ही कैलकुलेशन करोगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप फिर तुम्हारे लिए सब कुछ आसान लगेगा, फिजिक्स भी आसान लगेगी, क्वेश्चन बहुत आसान आ रहे हैं फिजिकल में। तो लिख लीजिए बेटा, अगली लाइन से लिखो, मैक्सिमम प्रोडक्ट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद, मैक्सिमम प्रोडक्ट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद more stable intermediate. Maximum product is always associated with more stable intermediate. एक बात बच्चों और ध्यान देना, जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी, ठीक। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट इज ऑलवेज एसोसिएटेड, मैक्सिमम प्रोडक्ट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, वो चाहे जो इंटरमीडिएट, ठीक। और तीसरी बात आप लास्ट अब लिखवाएंगे नहीं, उसको ध्यान रखिएगा, जो स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, स्टेबल इंटरमीडिएट, ठीक, लोवेस्ट एनर्जी, ठीक, हाई लॉन्गर हाफ लाइफ, अब वो चाहे जैसे क्वेश्चन घुमा फिरा पूछा जाए, ठीक, तो हाफ लाइफ टाइम भी उसका ज़्यादा। तो पहले हम स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है ना। और सबसे पहले एल्काइल फ्री रेडिकल, भाई हाइपर कॉन्जुगेशन का केस देखो, हमने तुमको पढ़ाया था, ठीक है ना। मिथाइल, इथाइल जल्दी लिखे तो पढ़ा चुके हैं इसको। प्रोपाइल, देखिए प्लस आई इफेक्ट से सपोर्टेड है ये, लेकिन मेन इसमें पॉइंट है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। आप अपने आप लिख दीजिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। प्लस आई से भी सपोर्टेड है, लेकिन मेन कॉज है हाइपर कॉन्जुगेशन। नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। बताओ भाई तुम लोग कौन ज्यादा स्टेबल हो? टर्शियरी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद प्राइमरी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बोलोगे नहीं पीछे, हाँ। मिर्च का पाउडर कितने लाने वाले हैं, मुंह में जो है भरेंगे, ठीक है ना। और तुम लोग जरा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हमको बना के दिखाना है इसमें। राइट, क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आप इथाइल फ्री रेडिकल, ठीक बनेगा? नहीं, हमको बना के दिखाओ, 3 तो बनेंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या 4 बन जाएंगे? बनेंगे 3 ही।
हमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कल दिखाना है, आज नहीं देखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखो, if pi bond is present at the alternate of, if pi bond is present at the alternate of, if pi bond is present at the alternate of free radical, then it is more stable than previous case. If pi bond is present at the alternate of, pi bond is present at the alternate of free radical, then it is more stable than previous case due to delocalization of odd electron, due to delocalization of odd electron via resonance. बेंजाइल में ज़्यादा डीलोकलाइजेशन, ज़्यादा स्ट्रेस बना डालो अपने आप। क्या हुआ? बनाओ इसने, इसमें क्या करना तुमने? बनाओ इसको, दिखाओ। वाया रेजोनेंस देखा ना? हाँ, बनाओ इसको। रोते रोते ऑर्गेनिक थोड़ा पड़ी जाती है, बनाओ जल्दी से। बेंजाइल एलाइन से ज्यादा स्टेबल क्योंकि मोर डीलोकलाइजेशन। अब ये सब ध्यान रखिएगा, जैसे सनलाइट या ब्रोमिनेशन कर रहा है तो हम देखेंगे कि भाई कहाँ ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बन रहा है, वहीं पे मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाएंगे। अपने आप बनाएंगे। और हाफ एरो लगाना, जो फुल एरो जिसने लिखा है तो ठीक नहीं होगा। रेडिकल में देखो, यहाँ एक बार हम बता चुके, बार बार हमको बताना पड़ता है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये मिलके पाई बॉन्ड बना देते, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इसमें शिफ्ट हो जाता है, इसलिए हाफ एरो बनाते हैं। अब तक जितने भी रेडिकल बनाए गए हैं, और इसमें तो नोबेल प्राइज मिला है 95 में, रिचर्ड, इसको कहते हैं, ये मोस्ट स्टेबल अब तक जितने भी रेडिकल पाए हैं। इसको कई सारे सॉल्वेंट में प्रिजर्व किया गया, मतलब स्टेबल है। ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल मोर स्टेबल। बेटा इसको जो है, इस ग्रुप को ट्रिटाइल भी कहते हैं, इसको TRITYL। एनीवे सबसे ज़्यादा स्टेबल ट्राइफिनाइल मिथाइल, रेजोनेंस फैक्टर डाइफिनाइल मिथाइल, सबसे लोवेस्ट एनर्जी इसकी होगी, मोस्ट स्टेबल। बेंजाइल, एलाइल, फिर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल, विनाइल। विनाइल देखिए ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन ना रेजोनेंस, और फिनाइल लीस्ट स्टेबल। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अच्छा समझ में है? और पहला क्लास डेमो का कोई मतलब नहीं, समझ में आ रहा है ना? ये तुम्हारे बैच में डेमो का कोई मतलब नहीं। डेमो तीन लड़के डेमो लेने आए। डेमो इस बैच में डेमो का कोई मतलब नहीं। जो पहला बैच था उसमें डेमो लेने आए लड़के,
सर हमको डेमो चाहिए, हमको बिल्कुल देंगे डेमो। तुम लोग तो पढ़ चुके हो एक बार, तो भाई ये सब पता ही है तुम्हें रिवाइज करना है बस। तुम्हारे क्लास में हमारा उद्देश्य रहता है रिवीजन, ठीक है ना, फास्ट रिवीजन। ये तुम्हारे क्लास में हमको बोल्ट कसने हैं, कई लोगों के बोल्ट ढीले हैं, ही नहीं है, कुछ लोग तो बोल्ट फेंक चुके हैं, तो उनकी जगह पे नए बोल्ट लगाने हैं। ये समझ में है हमारा एक दोनों फैक्टर जो है रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। और रेगुलर हो बच्चा, क्या हफ्ते में एक दिन पढ़ा जाता है क्या? ये तो क्लास कहीं में देखा नहीं। साप्ताहिक बाजारें लगती है, मेला वाला लगते हैं कि हफ्ते में एक दिन 7 दिन मेला लगता है बैठने से। तो छूटना नहीं चाहिए। एक बार आप रेगुलर, अब देखिए M1 बैच में सब बच्चे इंटर पास करके देखो बैठ के पढ़ा करते हैं, तो वो तरीका है सही। तुम लोग कहोगे सर हम तो प्रोफेसर हो गए हैं, तो भाई बात अलग, ठीक है ना। सही तरीका वही है, तुमको स्टूडेंट बनना होगा। वाइस चांसलर से स्टूडेंट आना होगा। और तुम्हारे बैच में एक और चीज है, जो क्वेश्चन दिए जाए हमको पूछना ना पड़ेगा, आप बताओ, आप खुद बताओ कि नहीं हम सब बताएंगे। ये है, तो इससे होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाए। और नीट के पेपर बहुत आसान आ रहा है, ठीक है ना। 500-550 नंबर अगर हम तोता पाले हो उसके भी आ जाएंगे। हम कहिए से तोता पाले तो 550 नंबर आ सकते हैं। तोता अपने पंजे से गोला वोला भर देगा, ठीक है ना, इतने आ सकते हैं। मतलब केमिस्ट्री में 150-60 तोते के आ सकते हैं। इधर देखो तोते के आ सकते हैं। हाँ, हम सोच रहे हैं ये बात हम प्रूव करें। रेगुलरिटी ज्यादा जरूरी जो है नहीं तुम्हारे क्लास। अब हम देखो क्वेश्चन स्टेबिलिटी के देने जा रहे हैं, अब बताओ तुम लोग, लिखो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक, 2 से ही तय हो जाएगा तुमने समझा कि नहीं समझा। देखो राइट डाउन लिख लिया इसको बेटा, C6H5 ट्राइस को ट्रिटाइल कहते हैं, नाम है तो सबसे स्टेबल कार्बोनियम आयन है। क्यों? इसमें कितने हाइपर, इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 3 इधर बन जाएंगे, 3 इधर बन जाएंगे, 3 इधर, 9। सब बता चुके हैं, तो क्या बताऊं दोबारा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो बता दिया था ना हमने। देखो राइट डाउन दी स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ stability of following free radicals। चलिए बताइए, पहले लिख लो और फिर बताओ जल्दी जल्दी। चलो दूल्हा लिखोगे जैसे घंटे पर लगती है, मुहूर्त कितना टाइम लगाओ? तुम्हारे कम से कम 10-20 कोड़े मारेंगे, ये तो सब 1 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म को एरोम बनाएगा। देख रहे हो
ये अच्छा नहीं लगता। देखिए हमने बेटा MSc PhD और तो हमको तकलीफ होती है। हमको तुम हमारा अपमान करो लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना करो। वो हमारा हम जब कॉपी देखते हैं ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है गलत नहीं। सिंगल इलेक्ट्रॉन है भाई, सिंगल लिखो। देखो पूरा मातम छा गया है पूरी क्लास में। बताओगे बाकी नहीं बच्चा, तुमको आता है। ये हम और नालायकों को जरा देखें तो हम कर लिया है, कर लिया। हाँ ठीक है। देखिए 5-6 लोगों ने, बाकी लोग तो चेहरे नहीं दिखा रहे हैं हमको कि सर हमसे कहीं पूछ न लें। 4 3 5 अब देखो इसमें सबसे आसान है। देखो यहाँ डबल बॉन्ड का नहीं, देखो इधर, हाँ बताओगे, बोलो। फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। सेकंड, फोर्थ, थर्ड। बहुत खुशी हुई आज जो है तुमसे, हमको बहुत खुशी हुई। तुमने हमारा नजरिया बदला है आज से, ठीक है ना। ऐसे ही बताओ भाई, इससे ज़्यादा कठिन दोनों आएंगे तुम्हारे यहाँ। यही आंसर है ना। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड का अल्टरनेटेड है तो यहाँ रेजोनेंस भी है और टर्सरी मतलब हाइपर कंजुगेशन। ऐसे आप लिख लो, है ना। यहाँ केवल हाइपर कंजुगेशन मतलब 2 डिग्री है। ये विनाइल लीस्ट स्टेबल। डबल बॉन्ड में अगर फ्री रेडिकल आता है तो मेरे बच्चों अभी जो तुमको क्वेश्चन दिया था, आप देखो यहाँ Br2, अब हम सनलाइट ले रहे हैं तो मेरे बच्चों फ्री रेडिकल, अब क्या फ्री रेडिकल यहाँ स्टेबल होगा, यहाँ पे होगा एलाइल, तो यहाँ Br लगा दें। ये है ये क्वेश्चन तुमको। यहाँ केवल 2 डिग्री, यहाँ विनाइल लीस्ट स्टेबल, विनाइल और फिनाइल लीस्ट याद कर लीजिएगा। ये 3 डिग्री, यहाँ रेजोनेंस भी है और 2 डिग्री भी है, तो आप खुद ही तय कर लीजिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए। यही आर्डर बना रहे थे ना, यही आर्डर बनाओगे ना कि कोई और, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए अगर समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन दिए थे। देखो, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी नीडेड, write the decreasing order of energy needed to break following carbon hydrogen bond. Write the decreasing order of energy needed to break following carbon hydrogen bond in presence of sunlight. ये है। ये है एग्जाम्पल, लिखो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। छोटा पूछा जाए, बड़ा पूछा जाए, उसका मतलब जल्दी करिए भाई, तुम्हारे कोर्स में हम काफ़ी आगे रख दिए हैं टेस्ट में, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन हमने मेंशन कर दिए हैं, ABDE, 4 तो हाइड्रोजन दिए। इन्हीं में रिएक्शन, अब भाई मेजर प्रोडक्ट अगर ब्रोमिनेशन का पूछे सनलाइट की प्रेजेंस, तो जो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा वहीं बने। इसका मतलब जिसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा उसको ब्रेक करने में कम एनर्जी खर्च होगी, और जिसका इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होगा उसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी।
नहीं एनर्जी बता रहे हो या रेडिकल की स्टेबिलिटी? हाँ बोलो बेटा बोलो, शाबाश। DE बिल्कुल सही है, ऐसे बताओ भाई। ठीक, बाकी लोग बताओ भाई, हमको बता नहीं रहे हो भाई। चीप कॉमेडी करना हो तो तुरंत करोगे, अब इसमें इस बच्चे ने बताया तुरंत ऐसे बताओ तो। हाँ बोलो, तुम्हारा भी हमें कुछ हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा है, बताओगे? हाँ बोलो। तुम्हारा भी बच्चा जो है, देखो ये तरीके नहीं है, रुको। पहला काम ये तरीके नहीं, पहला काम तुम इनको हाइड्रोजन हटा के इंटरमीडिएट बनाओ। पहले तुम रेडिकल बनाओ ना, पहले तुम हाइड्रोजन हटा के रेडिकल बनाओ। भाई सनलाइट की प्रेजेंस में रेडिकल बनेगा, पहला काम। पहला तुम्हारा काम यह है कि सनलाइट की प्रेजेंस में तुमको रेडिकल बनाना है। ये देखिए, यहाँ रेडिकल बना, यहाँ रेडिकल बना, यहाँ बना और यहाँ बना। पहला काम ये है, रेडिकल B वाला हाइड्रोजन, A वाला हाइड्रोजन, ये B वाला हाइड्रोजन और ये क्या है E। बताओ भाई, बताओ तुम ही, इनको बताओ, बताओगे? हाँ, रेडिकल की स्टेबिलिटी बोलो। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी लगे हो तुम, बताओ। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? B, फिर उसके बाद A, फिर E, बस। तो अब ये तुमको आंसर बताने में क्या दिक्कत है? जब मेरे बच्चों नालायकों ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है रेडिकल की, तो ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसको तोड़ने में कम एनर्जी खर्च होगी। ये कम स्टेबल है, विनाइल सबसे कम स्टेबल, तो बेटा इस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ये लेस प्रोडक्ट, अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते तो यहाँ पे प्रोडक्ट सबसे कम बनेगा। इसको बताने में क्या दिक्कत थी भाई? अप्रोच तुम सही रखो, चाहे छोटा सवाल पूछा जाए चाहे बड़ा सवाल पूछा जाए। हमने तुमको बताया ऑलवेज मैक्सिमम प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, लेस एनर्जी नीडेड टू ब्रेक दैट बॉन्ड व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। तो पहले इंटरमीडिएट बना लीजिए भाई, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो इंटरमीडिएट बनाओ। हम बेटा यहाँ एरोमेटिक वगैरह एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, तो वो धीरे धीरे जब आप कंसेप्चुअली रिच होते जाओगे तो क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। अभी तो हमने जिस डोमेन में पढ़ाया है उतने एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसके बाद भाई ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ये कोई एलाइल तो है नहीं, अल्टरनेट तो है नहीं, प्राइमरी है समझ लीजिए। तो ये लीस्ट स्टेबल है बाकी तीन में, तो इसको बॉन्ड ब्रेक करने में। अब इन दोनों में देखो, डबल बॉन्ड का अल्टरनेटेड भी है और टर्सरी है। ये डबल बॉन्ड का अल्टरनेटेड है लेकिन सेकेंडरी है। ये होना चाहिए एनर्जी नीडेड। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। एनर्जी नीडेड समझ में आया? कोई भी डाउट? वर्तिका समझ में आया है? पीछे बच्चा बताओ। तो प्रसन्न होके बताओ ना, यहाँ समझ में आया सर जो है। अब हमसे ये दोबारा जो है हम पहले ही बताएंगे, है ना? सबसे पीछे बताओ। हाँ, तो हमें लग रहा है तो जुआ हुआ हार गए हो क्या? कोई लाठी वाटी आ रहे हो क्या? तो बताओ। हमें लगा कि जो है 64 जो है खेलते खेलते हार चुके हो। अब अगली प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक बच्चों, एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिए। फ्री रेडिकल की ज़्यादा रिएक्शन हमारे कोर्स में नहीं है। वो जो एल्केन का हेलोजिनेशन, मॉर्गेनिक, एंटी मॉर्गेनिक का, ऐसे गिनी चुनी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ज़्यादा रिएक्शन हमारे कोर्स में नहीं है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 और न्यूट्रल है, तो ये किससे कंबाइन होगा? आप देखिए, ये बेटा एलायन से तो कंबाइन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो दो इलेक्ट्रॉन तो शेयर नहीं करेंगे। ठीक है ना? मुझे याद नहीं आ रहा कि इस मेडिकल के पेपर में रेडिकल कैटायन पूछा गया था। रेडिकल कैटायन सुन लीजिए जरा, रेडिकल कैटायन। तो आप ध्यान दीजिए, ये रेडिकल है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो रेडिकल कैटायन में बदलेगा। समझे?
तो तब उस पर हम प्लस लिखेंगे ए प्लस, ठीक है ना। रेडिकल कैटायन का ये मतलब है। रेडिकल मतलब जैसे मान लीजिए देखो जरा इधर मूल को देखो, ये है मिथाइल रेडिकल। अब हम इसको कैटायन बनाना चाहते हैं, नहीं अब हम मान लिया H हमने निकाल दी, तो H इलेक्ट्रॉन लेके निकले, ठीक। तो रुक जाओ, अब ये कैटायन रेडिकल कैटायन इसको कहा है। उन्हें तो रेडिकल ही नहीं होगा तो फिर रेडिकल कैटायन क्यों बोलो, आप बताइए। फिर तो कैटायन ही बनाओ, ये है रेडिकल कैटायन, ठीक। रेडिकल एनायन का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके H प्लस निकले, ठीक, तब रेडिकल एनायन। भाई ऑड इलेक्ट्रॉन रहे रेडिकल कैटायन का, यह मतलब हुआ। और जब यही निकल जाएगा तो वो फिर रेडिकल कहाँ रहा, समझे। एक प्रॉपर्टी बेटा और पढ़ाते हैं, देखिए हमने तुमको मीथेन का, सुन लीजिए, हमने तुमको मीथेन का हैलोजिनेशन पढ़ने के लिए कहा है। और अभी हम तुमको बता रहे थे कि एक रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ए वन रेडिकल मस्ट कंबाइन विद अनदर फ्री रेडिकल, नोट करके लिख लेना। ए वन फ्री रेडिकल मस्ट कंबाइन विद अनदर फ्री रेडिकल। बस ये लास्ट प्रॉपर्टी बस। ए वन फ्री रेडिकल मस्ट कंबाइन विद अनदर फ्री रेडिकल। जैसे देखिए हम मीथेन का हाइड्रोजनेशन तुमसे पढ़ने का है, हम प्रोपेन का हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, और बेटा हम मोनो हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक। पहली बात तो देखो इधर आप बोलिएगा नहीं, सनलाइट तुमने ले रखा है तो क्लोरीन डिसोसिएट होगा, ठीक, और ये हाइड्रोजन भी डिसोसिएट होंगे। और हम मोनोक्लोरिनेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि रेडिकल रिएक्शंस आर वेरी वायलेंट, तो वो मोनो डाई ट्राई सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो हम फिलहाल मोनोक्लोरिनेशन, अगर हम यहाँ से रेडिकल हटाएंगे तो CH3 CH2 CH2 रेडिकल प्लस H रेडिकल, और हम यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH2 CH रेडिकल CH3, ठीक, प्लस H रेडिकल। अब बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। अब ये Cl इससे कंबाइन हुआ तो ये बनेगा, अगर इससे कंबाइन हुआ ये है तो वी विल गेट टू मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, out of which 2 chloropropan is maximum का मतलब मोर देन 60%, और माइनर का मतलब लेस देन 40%। तो यहाँ दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। पहला कि ये अच्छा, दूसरी चीज एक और नर्सरी की बात बता दें। H रेडिकल को Cl रेडिकल रिप्लेस कर रहा है बेटा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वे रिएक्शन है जिसमें एक ग्रुप की जगह पे दूसरा ग्रुप आ जाए उसी नेचर का, समझे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर वेरी सिंपल रिएक्शन इन विच one group or atom or ion can be replaced by another group or atom or ion having the same nature। अब वो कम ज़्यादा होगा वो अलग बात। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर 3 टाइप्स। जब रेडिकल को रेडिकल सब्स्टिट्यूट करें तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को डिफिशिएंट रिप्लेस करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो एरोमेटिक में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन रिच को जब रिच रिप्लेस करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत जल्दी ही पढ़ाने वाले हैं एल्किल हाइड, ठीक। तो व्हेनेवर प्रोपेन इज क्लोरीनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वी विल गेट 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, ठीक, आउट ऑफ विच 2 chloropropan is the maximum because its intermediate free radical is secondary which is stable। तो आपसे दो सवाल पूछे जाएंगे, कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिले और उसमें कौन मैक्सिमम है, ठीक। दोनों का आंसर इंटरमीडिएट पर बेस्ड होगा, लिख लीजिए। तो कल हम क्वेश्चन की बारिश कल होगी, ठीक। आज हम कंसेप्ट बोल दिए,
तो बारिश कल होगी, भारी संभावना है बारिश, और उसमें फिर गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, तो नॉर्मल बारिश नहीं होगी, क्योंकि आज हम पढ़ा दे रहे हैं, हम कल पूछेंगे, तो आज हमारा टाइम जो है लेक्चर का फिनिश हो रहा है। तो जो तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन आ चुके हैं और जो आने वाले हैं, दोनों तरह के सवाल लगवाएंगे। क्या बचा फिर तुमसे उससे मतलब नहीं, तुम स्टूडेंट ना, तैयार तुम जितना पढ़ाया वही तैयार कर दो, वही तैयार करो, आज तक जितना पढ़ाया तुम वही तैयार करो भाई। तुम ये श्योर करो कि सर हमने जो आज तक पढ़ा उसमें एक सवाल नहीं गलत होगा, तो हम एक माला आला पहना देंगे, पर डे रोज एक माला लाएंगे, तुमको पहनाएंगे अपने क्लास में। आप जो है आप रिजल्ट के बारे में जो सोचते हो यही गलत हो जाता है। आप इन पढ़ाई करते समय आप इंजॉय करो, इन मूवमेंट को इंजॉय करो, बस रिजल्ट छोड़िए, रिजल्ट क्या होना क्या नहीं होना, जो बेटा तुम्हारे हाथ में नहीं उसके बारे में चिंता न करिए, समझे। और ये भूगोल इतिहास की बात न किया करो, तुमने अक्सर तुमको देखा ये तो पढ़ाया नहीं गया, क्यों पढ़ाया जाए, नहीं क्यों पढ़ाया जाए, डॉक्टर तुमको बनना है तो तुम खुद पढ़ो, क्यों पढ़ाया जाए, ठीक है। अक्सर तुम जो है बिलखते हुए आते हो, ये चैप्टर तो पढ़ाया नहीं गया, अब तुम अगर हमको सुनते मिले तुम ना तुम किसी और को नहीं, हम लोग तो बात करो, अब तुम किसी सब्जेक्ट में हो, तो केमिस्ट्री जरूरी केमिस्ट्री एक बात हो, फिजिक्स बायोलॉजी कहीं तुम सुनते हम अगर मिले हम वहीं हम गिरा देंगे। अरे तुमको पढ़ना, तुम अपना टेस्ट की तैयारी करो, बस खत्म। हर 15-15 दिन पे बताइए, हम लोगों देखिए कितनी बड़ी बात है, बिल्कुल संडे वगैरह जो है सर जो है हम लोगों को छुट्टी नहीं देते, नहीं सर टेस्ट होना तो होना है, ये बताइए। संडे खाली उन्हीं के लिए, तुम्हारे लिए तो उनके लिए भी तो, वो हर संडे यहाँ बैठे होते, हम भी आगे बैठे, समझे। तो इसलिए कि भाई तुम लोग सेलेक्ट हो, अब तुम उसमें जो है दुनिया भर के मौसम वैज्ञानी बन जाते हो, नहीं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, यहाँ बरसात होती तो ज़्यादा अच्छा होता, ये सब में पढ़े रहते हो। तुमको मैंने मीथेन का हैलोजिनेशन का दिया ना, उसको पढ़ के आओ, कल हम क्वेश्चन बोलेंगे। देखो, when propane is chlorinated in presence of sunlight, when propane is chlorinated in presence of sunlight, two different monochloride derivatives are obtained. When propane is chlorinated in presence of sunlight, two different monochloride derivatives are obtained. Two different monochloride derivatives are obtained, out of which 2-chloropropane is maximum. देखो बच्चा, two different monochloro, when propane is chlorinated in presence of sunlight, two different monochloride derivatives are obtained. Two different monochloride derivatives are obtained. ये कल हम क्वेश्चन देंगे, ठीक। आउट ऑफ विच 2-chloropropane is maximum. Out of which 2-chloropropane is maximum. 2-chloropropane is maximum, ठीक, because its intermediate is more stable. Because its intermediate free radical is more stable. अब देखिए चलते चलते हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए अभी सबका सही होगा या गलत होगा, फैसला हो जाएगा। लिखिए, when N-butane is chlorinated, क्वेश्चन लिखो, when N-butane is chlorinated in presence of sunlight, the number of monochloride derivatives are, N-butane is chlorinated in presence of sunlight, number of monochloride derivatives are, ऑप्शन दे रहे हैं, नहीं चिंता न करो, हम ऑप्शन दे रहे हैं जिससे हम कॉलर पकड़ सकें। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 1। आप बताइए, ब्राह्मी, स्वाति,
4, हाँ 4 आंसर है तो 4, 6 दे दे तो 6, हाँ और 2, हाँ पांडे जी बोलोगे हमारे 2, इधर दुखी होके बोल रहे हो तो इसका मतलब गलत होगा फिर। और पीछे और कोई बच्चा, तुम भी बताओ। 2, हाँ बोलो 2, तो सबका गलत है। देखिए सुनो, कहाँ हो तुम लोग, इसमें कायरल सेंटर भी तुमको देखना है, समझे। यही पूछा गया कि ये बहुत पहले यूपी पीएमटी पूछा गया था, तो यहाँ बहुत सारे टीचरों ने कहा कि आंसर ही गलत है। तमामों एलिगेटर जो केमिस्ट्री के हैं उन्होंने यही बताया कि आंसर गलत है। एलिगेटर को तो वो लड़कों को हजम कर जाते, फिर वो सेलेक्ट नहीं हो पाते, जबड़े में रखे तो वो फिर नहीं हो पाते। तो अब कई गाइडों ने भी आंसर दे दिया यूपी पीएमटी में। नीट के सवाल हम कल बोलेंगे, ठीक। तो आप बच्चा ज़रा ध्यान दीजिए, यही हम तुमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाते समय भी हमने बताया, फिर एक बार बता रहे हैं, कल फिर हम बोल, और कल हम भयानक पिटाई करेंगे। हम एक ग्रीन वुड यूकेलिप्टस का बेस लाएंगे, उसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो तुमको ट्रांसफर होंगे मारने में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। भैया मेरे जब यहाँ पहले तो स्ट्रक्चर बनाओगे ना, नहीं यू शुड नॉट वरी आंसर पे नहीं, पहले तुम स्ट्रक्चर बनाओ। देखिए भाई यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, आप जल्दबाजी ना करिए। पहले आप यहाँ बनाया तुमने, ओके 1 क्लोरोब्यूटेन, फिर यहाँ बनाया, चलिए इधर ही लगा, 2 ही तो डिफरेंट है। लेकिन बच्चा जब 2 क्लोरोब्यूटेन बनाओगे तो यहाँ कायरल सेंटर नहीं है, ये रेसमिक मिक्सचर बन है, ये हम तुमको बता चुके हैं, याद नहीं है। देखिए ये बताया नहीं था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, इतनी कम मेमोरी है। अब अगर इससे कम मेमोरी होगी ना तो इसमें माचिस लगाएंगे कापी में, इसकी भस्म तैयार करेंगे, डाबर च्यवनप्राश के साथ 1-1 चम्मच खिलाएंगे। अरे भाई अब ये भी तुम भूल गए, जब भाई कायरल सेंटर नहीं देखोगे, जब नंबर ऑफ क्लोरो डेरिवेटिव दिया गया तो कायरल सेंटर नहीं देखोगे, ठीक। तो आंसर 3 होगा, ठीक। अगर तुमसे कह दिया जाए कि एक्सक्लूडिंग आपके स्टीरियोआइसोमर तब ठीक है तो, लेकिन जब तक और ऑप्शन में 3 दिया रहेगा तो 3 लिखना है तुम्हें, समझे। अगर उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ क्लोरो डेरिवेटिव, अब ये तो क्वेश्चन हम कल कराएंगे ना,